Hello friends, my name is Shruti Ajay Gupta. My channel name is Hello Studies. आज फर्स्ट टाइम मैं आपके लिए स्टैंडर्ड 7 का मैथ पार्ट 2 का ठीक है लेक्चर 1 लेकर आई हूँ, जिसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ये फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी है। आप जब अच्छे से एफर्ट्स लगाकर हम भी आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे, आपको भी हमारे साथ एफर्ट्स लगाना है, समझेंगे सीखेंगे, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, हम भी आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आए हैं, बस थोड़ा सा साथ आपको हमारा देना होगा। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसके पहले हमने 10th के 9th के वीडियोस अपलोड किए। अगर आपके कोई रिलेटिव्स हो तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं या उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत जल्दी चला जाता है, तो सीधे काम की बात पर आते हैं। तो सबसे पहले है डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। व्हाट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शन? व्हाट इज़ प्रोपोर्शन? क्या होता है प्रोपोर्शन? किसी भी चीज़ का एक चीज़ से कंपेयर करना, सिंपल वे। ठीक है, एक चीज़ का किसी के साथ में कंपेयर करना, वो कहलाता है प्रोपोर्शन। अब आता है डायरेक्ट एंड इनवर्स। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब एक चीज़ अगर बढ़ती जाती है, किसी एक क्वांटिटी बढ़ती जाती है, तो उसकी वैल्यू भी साथ साथ में क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, वो कहलाता है डायरेक्ट। या तो फिर किसी एक की क्वांटिटी डिक्रीज होती जाती, कम होती जाती है, तो उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होती जाती है। मतलब दोनों भी सेम चलते हैं। अगर इंक्रीज होगा तो ऊपर वो भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो कॉस्ट भी डिक्रीज होगा। क्लियर है? और वैसे ही होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके इनवर्स प्रोपोर्शन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा बता देते इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। क्वांटिटी अगर किसी भी चीज़ की बढ़ती जाती है, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, तो उसका कॉस्ट क्या होते जाता है? लो होते जाता है ना। या नंबर्स, कोई भी नंबर्स बढ़ते जाता है, कोई भी नंबर्स बढ़ते हैं, वर्कर्स के नंबर समझिए, वर्कर्स के नंबर बढ़ते जाते हैं तो डेज कम होते जाता है ना। दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम किस में आएंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ना। आप देखेंगे आज हम आपको सिर्फ पूरा बेसिक कंसेप्ट कराएंगे, पूरा एग्जाम्पल कराएंगे, इससे समझ में आ जाएगा कि आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। फिर आप जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना, कौन सा प्रैक्टिस सेट है ये, आप अपनी बुक ओपन करके रखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 37। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम्पल्स क्लियर कर लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। आपके बुक में देखिए सर्कल बना हुआ है, बुक्स ओपन करके रखिए। आपके साथ नोटबुक होनी चाहिए और पेन होना चाहिए। हम जैसा जैसा बताते हैं आप वैसा वैसा लिखते जाइए, सुनते जाइए, कुछ चीज़ों को समझ करके अपने शब्दों में लिखिए। क्या है, हम जब खुद का नोट बनाते हैं ना, तो वो ज़्यादा मायने रखता है, मैटर करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, हियर इज द गिवन वन सर्कल। सर्कल के बारे में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो सर ये एक सर्कल बना है ना, ये सिंगल सर्कल है। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक सेंटर पे एक लाइन की ड्रॉ कर देते हैं। क्या कहलाता है ये लाइन? पता होगा आप, ऐसी लाइन या सेगमेंट जो कि सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती, दैट इज कॉल्ड डायमीटर। क्या कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते? ये डायमीटर है ना। देन अब देखिए, व्हाट इज डायमीटर, पहले ये बताइए। हाँ, डायमीटर इज 2r। r मीन्स रेडियस, रेडियस का डबल। रेडियस किसे कहते हैं? ये हाफ पार्ट इज रेडियस 1, दिस इज रेडियस 2, और जब पूरा एक हो जाता है तो वो डायमीटर कहलाता है। क्लियर है? हाँ, तो ये हो गया सर्कल के दो। हाँ, हियर इज 1 डायमीटर आपने ड्रॉ किया, तो 1 डायमीटर ने क्या कर दिया? सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए, देन हम कहाँ जाएंगे? अब एक और ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक डायमीटर और ड्रॉ कर दिया हमने, तो अब क्या हुआ? आपकी बुक में भी देखते जाइए। एक ए में देखिए 1 डायमीटर बनाया, सेकंड में बी में देखिए 2 डायमीटर बनाया। तो अब जब 2 डायमीटर आपको बनाया गया है, 2 डायमीटर आपको गिवन है, तो अब आपका जो सर्कल है कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 1 2 3 4। क्लियर है? देन अब क्या होगा आपका?
एक और डायमीटर ड्रॉ करते हैं। कितने डायमीटर ड्रॉ किए हमने? 3 डायमीटर ड्रॉ किए। कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? देन अब मतलब आप जैसे जैसे आप डायमीटर इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे आप डायमीटर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे सर्कल के पार्ट क्या होते जाएंगे? और इंक्रीज होते जाएंगे। 4 है तो 8 है, ठीक है। बस वैसे ही 5 अगर आप डायमीटर ड्रॉ करेंगे तो कितने पार्ट हो जाएंगे? 10 पार्ट हो जाएंगे। तो आप खुद देखिए, अब आपको इस एग्जांपल में एकदम इजीली क्लियर हो गया होगा हमने क्या कहा था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर ऊपर के नंबर्स जो इंक्रीज होते हैं तो नीचे के भी वैल्यू इंक्रीज होते जाती है। देखिए 1 2 3 4 5 देन 2 4 6 8 10। क्लियर है ना? इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी में है, तो ये आपने समझ लिया है ना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब एक एग्जांपल और देखिए, आपकी बुक में दिया है द नंबर ऑफ नोटबुक्स, ठीक है, दैट द स्टूडेंट ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल रिसीव्ड इज शोन इन द टेबल। देखिए एक टेबल गिवन है आपको जिसमें मतलब एक गवर्नमेंट स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चों को नोटबुक्स क्या की जा रही है? सर्व की दी जा रही है। तो देखिए जितने चिल्ड्रंस हैं, एक चिल्ड्रंस को कितने नोटबुक्स मिलते हैं, वैसा आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पर एक कॉलम बनाया गया। देखिए चिल्ड्रंस 15 है, उन्हें कितनी नोटबुक मिल रही है? 90 टोटल। देन अगर 12 चिल्ड्रंस है तो उन्हें 72, 10 है तो 60, 5 है तो 30। ठीक है, क्लियर है? तो अब आप इसे देख लीजिए, कॉलम तो हम नहीं बनाएंगे, आप डायरेक्ट देखिए। अब आपकी बुक्स में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। क्या दिया है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, एंड क्या है? नंबर ऑफ नोटबुक्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर आपके कितने हैं, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 15 है तो नंबर ऑफ नोटबुक्स 90 है, ठीक है। इफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन 12 है तो मतलब जैसे जैसे देखिए कम होते जा रहे हैं, बच्चे कम होते जा रहे हैं तो नोटबुक भी कम हो रही है। क्लियर है? 15 चिल्ड्रन है, 90 नोटबुक दिए गए, 12 है 72 दिए गए, 10 है 60 दिए गए, 5 30 दिए गए और 1 है तो 6। मतलब एक बच्चे को 6 बुक्स मिल रही है। क्लियर हो गया? देखिए ये डिक्रीज फॉर्म में है। हमने क्या कहा था, या तो टोटल दोनों भी इंक्रीज होंगे या तो दोनों भी डिक्रीज होंगे, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आएगा आपका। क्लियर है? फुल इजी वे में बता रहे हैं, कोई हार्ड नहीं है। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। अब देखिए, अब कैसे कहेंगे कि आप कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि खैर अभी तो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, तो मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये है कि नहीं, करके देख लीजिए। 15 1 15, 15 6 90। आ गया क्या? देखिए एक बच्चे को 6 बुक्स मिल रही है। इधर देखिए, अब एक बच्चे को 6 मिल रही है ना, 1/6। एक बच्चे को 6 मिल रही तो दूसरे बच्चे को 2 बच्चों में कितना मिलेगा? 6 2 12। 3 बच्चों में कितना मिलेगा? 6 3 18। बिल्कुल डिवाइड करके देखिए, इधर भी देखिए 12 1 12, 12 6 72, 10 1 10, 10 6 60, 5 1 5, 5 6 30। आया कि नहीं? क्लियर है? तो क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या बताया था हमने, जो नंबर्स आते हैं वो रिमेन्स कांस्टेंट या सेम। कांस्टेंट मतलब होता है सेम। आप देख लीजिए सब में 1/6 आया है क्या नहीं। क्लियर है? चलो, द रेशियो ऑफ, है ना, इसे कैसे लिखेंगे? द रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो इज 1:6 remains the same. 1:6 remains the same. The number of children, the ratio of number and children and notebooks is 1:6 remains constant. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं फिर हम उसको बंद करेंगे। देखिए 10 पेन है, 10 पेन की कॉस्ट कितनी है? 60 रुपीज़। आप अपने उसमें देखिए बुक में, है ना। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 13 सच पेन? मतलब 10 पेन आपको गिवन है,
अब आपके ये क्या मुँह ज़बानी याद हो जाती है कि अरे इतने पेन दिए हैं, तो हमको सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर बाकी जितने पेन बोले उसकी वैल्यू निकालेंगे। बट नहीं, यहाँ आपको स्टेप्स क्लियर करने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ हमें स्टेप्स क्लियर करने पड़ते हैं। 10 पेन कॉस्ट 60 रुपीज़ है, ठीक है। अब व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 13 सच पेन, 13 पेन की कॉस्ट कितनी होगी। तो हम डायरेक्ट क्या करते थे, चले हम लेटेस्ट सपोज बने, हम क्या करते थे, 10 पेन की कॉस्ट कितनी 60 रुपीज़ है ना। तो 1 पेन की कॉस्ट पहले निकाल लेते थे और उसके बाद क्या करते थे, फिर 13 पेन की कॉस्ट कितनी, तो जो हमारा आंसर आता था 13 से क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। बट यहाँ डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है, यहाँ आपको स्टेप्स में स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। तो आपका स्टेप बाय स्टेप में क्या करेंगे, 10 पेन कॉस्ट इज़ 60 रुपीज़, ठीक है। अब आपको 13 पेन का कॉस्ट नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट सपोज मानेंगे, ठीक है। लेट अस सपोज, ठीक है, व्हाट 13 पेन कॉस्ट इज x, मान लिया 10 की 60 है तो 13 की कितनी होगी, x होगी। बन गया आपका, है ना। ये एक आपका इक्वेशन या क्वेश्चन बन गया। तो क्या करते हैं हम, ये पोर्शन जहाँ रहते हैं, ये इक्वल वाला जब भी आता है, हमने इसके पहले 6th के इसमें पढ़ाया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आप भी पढ़े होंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, इधर इसे इधर और इसे इधर। देखिए एकदम इजी वे में क्या कहा जाता है, कई बार कहते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, वो उतना लंबा प्रोसीजर में हमको नहीं जाना है, हम सिंपल वे में समझा रहे, देखिए कैसे करना है ना। x का 10 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, 60 का 13 के साथ में मल्टीप्लाई होगा। देख लीजिए अच्छे से, 10 इंटू एक्स 13 इंटू 60, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, ये 10x बन गया इज इक्वल टू 13 इंटू 60, x 10 इधर आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर डिवाइडेशन में आ गया, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 1 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, क्लियर है। 10 1 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, तो कितना आएगा यहाँ पे आपको, 13 6 ज़ा कितना होता है, 6 3 ज़ा 18 होता है, 6 1 ज़ा 6, हाँ 78 आ गया। आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 78। तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 13 पेन इज हाउ मेनी, 78 रुपीज़, ठीक है। ये ₹78 जो भी है, क्लियर हो गया आपको। राइटिंग थोड़ी अच्छे से नहीं समझ में आ रही होगी, थोड़ा देखिए, कॉस्ट ऑफ, ठीक है, 13 पेन इज ₹78, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, ये है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बस आज यहीं तक बताएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म पे आएंगे, तब आपको लेक्चर नंबर 2 में बाकी चीज़ें बताएंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं करते, नहीं तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है, अपलोड नहीं हो पाती, इसलिए हमें थोड़ा शॉर्ट में बनाना पड़ता है। और अच्छा है, शॉर्ट में बनाएंगे तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पहले बेसिक रूल्स अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा माइंड में भर जाता है तो माइंड डाइवर्ट होने लगता है, ठीक है। सो प्लीज़ अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।